हाँ, जरा कल्पना कीजिए, आप एक बहुत ही शानदार लेकिन बहुत ही जटिल मशीन खरीद कर लाए हैं। अब जाहिर है आप उसका मैनुअल पढ़ेंगे, है ना? बिल्कुल, बिना मैनुअल के तो मशीन चलाना मुश्किल ही है। सही कहा। अब सोचिए, उस मैनुअल में मशीन के काम करने के नियम बहुत ही साफ-साफ लिखे हैं। लेकिन अगर हर एक नियम के बीच में पुर्जों की बहुत लंबी-लंबी सूचियां या लिस्ट आ जाए तो क्या होगा? मतलब पढ़ने वाले का तो सिर ही घूम जाएगा। जो मूल बात है, जो नियम है, वो तो उन लंबी सूचियों में कहीं खो ही जाएगा। बिल्कुल, पढ़ने वाले का ध्यान एकदम भटक जाएगा। और आपको पता है, जिन लोगों ने हमारा देश बनाया, हमारे संविधान निर्माताओं के सामने भी ठीक यही समस्या थी। हाँ, ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। देखिए, अगर वो लोग अनुच्छेद 1 मतलब आर्टिकल 1 में ही भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी पूरी सीमाएं, उनके नक्शे, सब कुछ वहीं लिख देते, तो संविधान पढ़ने में कितना बोझिल हो जाता। बहुत ज्यादा। मतलब कोई भी आम इंसान उसे समझ ही नहीं पाता। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही शानदार, जिसे आज की भाषा में हम UI UX डिजाइन कहते हैं ना, उसका इस्तेमाल किया। और इसी डिजाइन को हम कहते हैं अनुसूचियां या शेड्यूल्स। क्या बात है! UI UX का उदाहरण बहुत ही बढ़िया है। तो आज की हमारी इस गहरी छानबीन का विषय यही है, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ सूचियों का कोई बोरिंग पुलिंदा नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये देश के प्रशासन, शक्तियों के टकराव और एक नए राष्ट्र के बड़े होने की पूरी कहानी है। तो चलिए आज इस विषय की गहराई में उतरते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अनुसूचियां असल में वो ढांचा है जो संविधान के भारी भरकम सिद्धांतों को जमीन पर उतारने का काम करती हैं। जमीन पर उतारने का काम मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हाँ, एकदम प्रैक्टिकल। देखिए, जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था ना, तब इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं, सिर्फ 8। सिर्फ 8? लेकिन आज तो शायद ज्यादा है। हाँ, आज इनकी संख्या 12 हो गई है, क्योंकि कोई भी लिखित दस्तावेज भविष्य की हर चुनौती का पहले से अंदाजा नहीं लगा सकता। जैसे जैसे देश आगे बढ़ा, राजनीति बदली, समाज और अर्थव्यवस्था में बदलाव आए, वैसे वैसे हमें नई अनुसूचियों की जरूरत पड़ी। तो मतलब 8 से 12 तक का जो ये सफर है, वो हमें ये बताता है कि भारतीय लोकतंत्र ने अलग-अलग संकटों का सामना कैसे किया और खुद को कैसे अपडेट किया। बिल्कुल सही। ये एक तरह से हमारे संविधान का वर्जन अपडेट है। तो इसे सिर्फ 1 से 12 तक रटने या गिनने के बजाय हम इसे अलग-अलग विषयों के आधार पर समझते हैं, ताकि जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए एक कहानी की तरह हो। हाँ, ये तरीका सबसे अच्छा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं देश के बुनियादी आर्किटेक्चर से, मतलब फाउंडेशन। अगर एक राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो एक भूगोल चाहिए, एक जमीन, फिर उसे चलाने वाले लोग चाहिए और उनके बीच एक संतुलन चाहिए। बिल्कुल। और हमारी पहली 4 अनुसूचियां ठीक यही काम करती हैं। अगर हम पहली अनुसूची की बात करें तो मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि ये सीधे तौर पर भारत का भौगोलिक नक्शा है, जिसे शब्दों में लिख दिया गया है। शब्दों में उकेरा गया नक्शा, सही कहा। इसमें हमारे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं दर्ज हैं। मतलब कल को अगर संसद किसी राज्य की सीमा बदलती है, जैसे आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था, हाँ, 2014 में। हाँ, या फिर कोई नया राज्य बनता है, तो संविधान के मुख्य अनुच्छेदों के साथ साथ इसी पहली अनुसूची को सबसे पहले अपडेट करना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर लिस्ट अपडेट नहीं होगी तो देश का आधिकारिक नक्शा कैसे बदलेगा? सही बात है। अब जब भूगोल तय हो गया तो उस भूगोल को चलाने के लिए, उस सिस्टम को चलाने के लिए संस्थाओं और अधिकारियों की जरूरत तो पड़ेगी। जाहिर सी बात है। और यहीं पर हमारी दूसरी और तीसरी अनुसूची तस्वीर में आती हैं। ये दोनों सीधे तौर पर सत्ता के शीर्ष पदों, मतलब टॉप लेवल पोजीशन से जुड़ी हैं। तो चलिए पहले दूसरी अनुसूची को खोलते हैं। इसमें क्या है? देखिए, दूसरी अनुसूची में हमारे देश के जो सबसे बड़े पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, इसके अलावा राज्यसभा के सभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, और एक बहुत अहम पद CAG, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन सब के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार इस दूसरी अनुसूची में तय किए गए हैं। अच्छा, इसे सुनकर मुझे एक बात याद आ रही है।
ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कंपनी में बड़े अधिकारियों को काम पर रखने से पहले उनका सीटीसी या सैलरी पैकेज तय करना। हाँ, आप कह सकती हैं, लेकिन यहाँ बात सिर्फ पैसे की नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी। वो क्या? इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि इन स्वतंत्र पदों पर बैठे लोगों के वेतन को लेकर कोई राजनीतिक सौदाबाजी ना हो सके। मैं समझी नहीं, राजनीतिक सौदेबाजी कैसे? देखिए, मान लीजिए कोई जज सरकार के खिलाफ कोई फैसला सुनाने वाला है। अगर उसका वेतन सरकार की मर्जी पर निर्भर होता तो सरकार उसे डरा सकती थी कि हम तुम्हारी सैलरी काट लेंगे। ओहो, मतलब वित्तीय सुरक्षा की गारंटी पहले ही दे दी गई ताकि वो बिना किसी दबाव के अपना काम कर सकें। बिल्कुल। संविधान निर्माताओं ने कहा कि आपकी सैलरी इस अनुसूची में फिक्स है, कोई भी नेता इसे अपनी मर्जी से कम नहीं कर सकता। ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव था। और जब वेतन और पद तय हो गए तो फिर जिम्मेदारी लेने की बारी आती है, और मुझे लगता है यहीं पर तीसरी अनुसूची की एंट्री होती है। एकदम सही। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में ओथ और अफर्मेशन कहते हैं, उसके प्रारूप दिए गए हैं। प्रारूप मतलब जो शब्द वो बोलते हैं, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि, वैसा वाला? हाँ, बिल्कुल वही। चाहे वो चुनाव लड़ने वाला कोई उम्मीदवार हो, संसद का सदस्य हो, मंत्री हो या फिर कोई जज हो, पद संभालने से पहले उसे क्या शपथ लेनी है, उसके एक एक शब्द इस तीसरी अनुसूची में लिखे गए हैं। और मुझे लगता है कि ये शपथ महज कोई रस्म या औपचारिकता नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये शपथ बहुत ही गहराई से डिजाइन की गई हैं। अगर आप ध्यान दें तो एक मंत्री जो शपथ लेता है उसमें वो गोपनीयता की शपथ भी लेता है, मतलब सीक्रेसी की, कि वो देश के राज बाहर नहीं बताएगा। और एक जज की शपथ में गोपनीयता नहीं होती। वो शपथ लेता है कि वो बिना किसी डर, पक्षपात या द्वेष के न्याय करेगा। मतलब हर पद के काम के हिसाब से, उसकी प्रकृति के हिसाब से शपथ के शब्द गढ़े गए हैं। ये तो बहुत ही बारीकी वाला काम है। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे अपने नोट्स में एक बहुत बड़ी विसंगति, एक अजीब सी चीज दिखाई दे रही है। अच्छा, क्या है वो? अगर हम दूसरी और तीसरी अनुसूची की लिस्ट को आमने सामने रखें तो वो लगभग एक जैसी दिखती हैं। दोनों में मंत्री हैं, जज हैं, कैग हैं। लेकिन तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का कोई जिक्र ही नहीं है, जबकि दूसरी अनुसूची में उनकी सैलरी की बात तो थी। ये तो देश के सबसे बड़े पद है, फिर इनकी शपथ तीसरी अनुसूची में क्यों नहीं है? क्या बात है, आपने बहुत ही गहराई से इसे पकड़ा है। और जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी अक्सर ये कंफ्यूजन होता है। इसका कारण उन पदों की गरिमा और उनकी विशिष्ट भूमिका में छिपा है। मतलब वो बाकियों से अलग कैसे हैं? देखिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल केवल कोई प्रशासनिक अधिकारी या मंत्री नहीं है, वो संविधान के रक्षक माने जाते हैं। हेड ऑफ स्टेट हैं वो। सही कहा। इसलिए उनकी शपथ का जो प्रारूप है उसे अनुसूचियों में पीछे धकेलने के बजाय संविधान के मुख्य अनुच्छेदों में ही सामने रख दिया गया है। अच्छा, मतलब मेन बॉडी में। हाँ, जैसे राष्ट्रपति की शपथ का पूरा टेक्स्ट आपको सीधे अनुच्छेद 60 आर्टिकल 60 में ही मिल जाएगा। उन्हें किसी पीछे के अनुसूची में ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओह, अब समझ आया। ये एक तकनीकी लेकिन बहुत ही विचारपूर्ण विभाजन है। ये स्पष्ट करता है कि संविधान का हर एक पन्ना, हर एक नियम कितनी सोच समझकर लिखा गया है। बिल्कुल, हर चीज के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। तो अब इसी बुनियादी आर्किटेक्चर की चौथी अनुसूची पर आते हैं। और सच कहूं तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ये सत्ता के संतुलन का सबसे दिलचस्प हिस्सा लगता है। चौथी अनुसूची, हाँ, ये बहुत क्रिटिकल है। बिल्कुल, क्योंकि ये राज्यसभा, मतलब हमारे उच्च सदन में राज्यों की सीटों के बंटवारे से जुड़ी है। अगर हम सोचें कि मान लीजिए सिर्फ लोकसभा होती तो क्या होता? तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती। वही ना, बड़ी आबादी वाले राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार, वो तो हमेशा हावी रहते। और जो छोटे राज्य हैं जैसे गोवा या सिक्किम, उनकी आवाज तो उस शोर में दबी जाती। एकदम सही। लोकसभा में तो सीटें जनसंख्या के हिसाब से होती हैं, जिसकी आबादी ज्यादा हो उसका पावर ज्यादा। तो इस चौथी अनुसूची ने क्या किया? चौथी अनुसूची ये सुनिश्चित करती है कि देश का संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत रहे। यह अनुसूची तय करती है कि हर राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर ही सही, लेकिन राज्यसभा में एक निश्चित प्रतिनिधित्व मिलेगा। मतलब एक बैलेंस बना रहेगा। हाँ, ताकि संसद में जब कोई कानून बने तो सिर्फ बड़े राज्यों की ही ना चले, राज्यों की आवाज के रूप में राज्यसभा भी अपना काम कर सके। संघीय ढांचे को बचाने का ये सच में एक बेहतरीन तरीका है। तो अगर हम रिकैप करें,
इन पहली 4 अनुसूचियों ने देश का एक सामान्य ढांचा खड़ा कर दिया। हम फाउंडेशन बन गई। एक भूगोल बन गया, सैलरी तय हो गई, शपथ हो गई और संसद में सीटों का बंटवारा हो गया। बिल्कुल। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में क्या एक नियम सब पर लागू यानी वन साइज फिट्स ऑल की नीति चल सकती है? मुझे तो नहीं लगता। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। भारत में ये मुमकिन ही नहीं है। सिख परिवेश बाकी देश से बिल्कुल ही अलग है और इसीलिए मुझे लगता है कि संविधान निर्माताओं को 5वीं और 6ठी अनुसूची का विशेष प्रावधान करना पड़ा। हाँ, आप इन्हें अपवादों का प्रशासन कह सकती हैं, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन। तो 5वीं अनुसूची में ऐसा क्या खास है? देखिए, 5वीं अनुसूची उन अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के प्रशासन और नियंत्रण की बात करती है, जो देश के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा के कई इलाके। मतलब इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो कानून दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में सामान्य रूप से लागू होते हैं, वो इन आदिवासी बहुल इलाकों में सीधे तौर पर थोपे नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं। अगर आप शहर के नियम सीधे जंगली आदिवासी इलाकों में लगा देंगे तो उनकी सदियों पुरानी संस्कृति, उनके जमीन के अधिकार सब खत्म हो जाएंगे। 5वीं अनुसूची उन्हें एक सुरक्षा कवच देती है। ये तो बहुत ही संवेदनशील सोच थी, लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। जब 5वीं अनुसूची पहले से मौजूद है, जिसमें सारे ट्राइबल एरिया कवर हो रहे हैं, तो फिर पूर्वोत्तर के लिए मतलब नॉर्थ ईस्ट के लिए 6ठी अनुसूची का एक अलग बॉक्स क्यों बनाया गया? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसका जवाब इतिहास में छुपा है। देखिए, पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों का इतिहास मध्य भारत की जनजातियों से काफी अलग रहा है। अच्छा, वो कैसे? मध्य भारत की जनजातियां समय के साथ धीरे धीरे मुख्यधारा के समाज के संपर्क में आती रहीं, लेकिन पूर्वोत्तर के कई आदिवासी समुदायों ने सदियों तक खुद को बाहरी दखल से पूरी तरह आजाद रखा था। उनका अपना एक अलग ही सिस्टम था। बिल्कुल, उनकी अपनी एक सुस्थापित स्थानीय शासन प्रणाली थी, उनके अपने नियम थे। इसलिए उन्हें 5वीं अनुसूची से भी ज्यादा स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी की जरूरत थी और इसीलिए 6ठी अनुसूची विशेष रूप से 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए बनाई गई। वो 4 राज्य कौन से हैं? जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए कोई याद रखने का तरीका है? हाँ, इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, AMTM। AMTM AMTM मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बिल्कुल सही। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन्हीं 4 राज्यों के लिए 6ठी अनुसूची है। और ये 5वीं अनुसूची से अलग कैसे काम करती हैं? मतलब जमीन पर इसका क्या असर दिखता है? देखिए, 6ठी अनुसूची स्वायत्तता के स्तर को बहुत ऊंचा ले जाती है। ये इन 4 राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, जिन्हें शॉर्ट में ADC कहते हैं, उनके निर्माण का प्रावधान करती है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, तो क्या ये कोई छोटी सरकार की तरह काम करती हैं? हाँ, बिल्कुल। आप इन्हें एक मिनी संसद या एक छोटी सरकार ही समझ लीजिए। वर्तमान में इन 4 राज्यों में ऐसी कुल 10 परिषदें काम कर रही हैं। और इनमें फैसले कैसे लिए जाते हैं? कौन लोग होते हैं इनमें? हर परिषद में 30 सदस्य होते हैं और इसमें भी पूरी तरह लोकतंत्र है। 30 में से 26 सदस्यों को स्थानीय लोग सीधे वोट डालकर चुनते हैं और बाकी 4 को राज्यपाल नामित करते हैं। वाह, तो ये सच में एक छोटी संसद हो गई। इतना ही नहीं, इन परिषदों के पास जमीन, जंगल, पानी, विवाह और विरासत मतलब इनहेरिटेंस जैसे विषयों पर अपने खुद के कानून बनाने की पूरी ताकत होती है। मतलब राज्य सरकार हर चीज में दखल नहीं दे सकती? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि ये परिषदें कुछ मामलों में अपना टैक्स भी लगा सकती हैं। अरे वाह, ये तो स्थानीय स्वायत्तता और विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का एक बहुत ही व्यवहारिक और शक्तिशाली मॉडल है ना? ये सुनिश्चित करता है कि वो लोग अपने फैसले खुद लें, अपनी संस्कृति को खुद बचाएं। तो ये बात हुई जमीनी स्तर पर शक्तियों के बंटवारे की। लेकिन अगर हम थोड़ा ऊपर देखें तो शक्तियों का सबसे बड़ा टकराव तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होता है। बिल्कुल, दिल्ली और राज्यों की राजधानियों के बीच की लड़ाई। हाँ, और इसे सुलझाने के लिए 7वीं अनुसूची बनाई गई। मैं इसे अक्सर 2 पड़ोसियों के बीच की शेयर्ड ड्राइववे या साझा रास्ते की तरह देखती हूँ। शेयर्ड ड्राइववे वो कैसे? देखिए, जब 2 घरों के बीच एक ही रास्ता होता है तो आपको ये साफ साफ तय करना ही पड़ता है कि किस हिस्से पर किसका अधिकार है। अगर कोई गाड़ी खड़ी करेगा तो कहाँ करेगा, और अगर कोई टकराव हुआ तो किसकी बात मानी जाएगी, नहीं तो रोज झगड़े होंगे। क्या बात है, ये साझा रास्ते वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है 7वीं अनुसूची पर। ये अनुसूची भारत के संघीय ढांचे की, फेडरल स्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी है।
तो इस रास्ते को बांटा कैसे गया है? इसमें 3 स्पष्ट सूचियां मतलब 3 लिस्ट बनाई गई हैं। पहली है संघ सूची या यूनियन लिस्ट। इस पर किसका कंट्रोल होता है? इस पर पूरी तरह से केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है। इसमें रक्षा, विदेश मामले, रेलवे और संचार जैसे विषय हैं। अब सोचिए, क्या उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की अपनी अलग-अलग आर्मी हो सकती है? ये विषय केंद्र के पास हैं। इन पे केवल संसद कानून बना सकती है। फिर आती है दूसरी सूची, राज्य सूची या स्टेट लिस्ट। इसमें किस तरह के विषय होते हैं? इसमें पुलिस, कृषि, खेती और सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ जैसे विषय हैं। ये पूरी तरह से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऐसा क्यों? मतलब पुलिस केंद्र के पास क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तर प्रदेश या बिहार में अपराध की जो प्रकृति है और पुलिसिंग की जो जरूरतें हैं वो केरल या नागालैंड से बिल्कुल अलग हो सकती हैं। स्थानीय संदर्भ, लोकल कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। इसलिए राज्य अपनी पुलिस खुद चलाते हैं। समझ गई। और तीसरी सूची? तीसरी है समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। यही है आपका वो साझा रास्ता। अच्छा, तो इस पे कौन कानून बनाता है? इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे शिक्षा, जंगल या विवाह और तलाक से जुड़े कानून, दोनों अपनी जरूरत के हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर साझा रास्ता है तो कभी ना कभी तो दोनों आमने सामने आएंगे। मान लीजिए शिक्षा को लेकर केंद्र ने एक कानून बनाया और उसी विषय पर राज्य ने एक अलग कानून बना दिया जो आपस में टकरा रहे हैं, तब क्या होगा? बहुत ही लाजवाब सवाल है। ऐसी स्थिति में संविधान स्पष्ट कहता है कि केंद्र का कानून मान्य होगा। मतलब उस साझा रास्ते पर अगर दोनों गाड़ियां आमने सामने आ जाएं, तो राज्य की गाड़ी को पीछे हटना पड़ेगा। मतलब पलड़ा केंद्र का ही भारी है। बिल्कुल। और अगर हम इन सूचियों के मूल और वर्तमान स्वरूप के आंकड़ों को देखें तो मुझे एक दिलचस्प कहानी नजर आती है। आप नंबर्स की बात कर रही हैं? हाँ, जो लोग सुन रहे हैं वो इस बात पर ध्यान दें कि मूल रूप से राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन आज वो घटकर 61 रह गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो समवर्ती सूची है वो 47 से बढ़कर 52 हो गई है। इसका सीधा मतलब है कि समय के साथ शक्तियों का पलड़ा केंद्र की तरफ और ज्यादा झुका है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ था। तो ये कैसे हुआ? बात है 1976 की। 42वें संविधान संशोधन के जरिए, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, शिक्षा, वन, जंगल और वन्य जीवों के संरक्षण जैसे 5 महत्वपूर्ण विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। इसके पीछे क्या तर्क दिया गया था? इसके पीछे सरकार का तर्क ये था कि इन विषयों पर एक राष्ट्रीय नीति, एक नेशनल पॉलिसी की जरूरत है। हम शिक्षा या पर्यावरण को सिर्फ राज्यों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। ये दिखाता है कि 7वीं अनुसूची कोई पत्थर पर लिखी लकीर या स्थिर दस्तावेज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये केंद्र और राज्यों के बीच लगातार चलने वाली राजनीतिक खींचतान का एक जीवित मीटर है। पावर डायनामिक्स बदलते रहते हैं। सच में ये बहुत ही डायनामिक है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी अनुसूची की जो भारत की सांस्कृतिक विविधता का सबसे बड़ा प्रतीक है, 8वीं अनुसूची। ओहो, भाषाओं वाली अनुसूची। हाँ, ये संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। मूल संविधान में इसमें 14 भाषाएं थीं और आज बढ़कर ये 22 हो गई हैं। लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि ये सिर्फ भाषाओं की एक लिस्ट नहीं है। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। किसी भी भाषा का इस सूची में आना इतनी बड़ी बात क्यों है? लोग इसके लिए आंदोलन क्यों करते हैं? क्योंकि 8वीं अनुसूची में शामिल होना किसी भी भाषा के लिए महज एक पहचान नहीं है। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक और सांस्कृतिक पूंजी, कल्चरल कैपिटल हासिल करने जैसा है। अच्छा, इससे क्या फायदे होते हैं? बहुत सारे फायदे हैं। जब कोई भाषा इस सूची में आती है तो भारत सरकार उसके विकास के लिए बाध्य हो जाती है। साहित्य अकेडमी जैसी बड़ी संस्थाओं में उसे जगह मिलती है, उसको फंड्स मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात जो युवाओं के लिए बहुत अहम है, जो उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं देते हैं, वो उस भाषा में अपना पेपर लिख सकते हैं। इस सिस्टम का हिस्सा अपनी मातृभाषा में बन सकते हैं। बिल्कुल। इसीलिए अलग अलग भाषाई समूह इस सूची में शामिल होने के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी भाषा को भी ये सम्मान और सुविधा मिले। और इसी सूची के भीतर एक विशेष दर्जा शास्त्रीय भाषाओं का भी है, क्लासिकल लैंग्वेजेस। हाँ,
ये अलग कैटेगरी है। ये दर्जा उन भाषाओं को मिलता है जिनका इतिहास और साहित्य हजारों साल पुराना है। जैसे 2004 में तमिल को सबसे पहले ये दर्जा मिला, फिर संस्कृत को 2005 में, उसके बाद तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया को भी इसमें शामिल किया गया। सही कहा, इनकी अपनी एक अलग ही गरिमा है। लेकिन अगर हम वापस उस 22 भाषाओं वाली लिस्ट पर आएं, जो मूल 14 भाषाएं थीं, उनमें ये नई भाषाएं कैसे और कब जुड़ी? देखिए, ये मुख्य रूप से 3 अहम पड़ावों में हुआ। पहला पड़ाव था 1967 में, जब 21वें संशोधन से सिंधी भाषा को इस सूची में जोड़ा गया। सिंधी समुदाय के लिए ये बहुत अहम था। फिर 1992 में एक बड़ा कदम उठाया गया। 71वें संशोधन के जरिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। नेपाली? लेकिन नेपाल तो एक अलग देश है ना? हाँ, लेकिन नेपाली बोलने वाले लाखों भारतीय नागरिक हमारे देश में रहते हैं, जैसे दार्जिलिंग, सिक्किम और असम के हिस्सों में। नेपाली का जुड़ना इस बात का सबूत था कि ये सिर्फ किसी क्षेत्र का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और नागरिकों के अधिकारों का मसला है। ये तो हमारे संविधान की बहुत बड़ी खूबी है कि वो हर संस्कृति को अपनाता है। और इसके बाद 2003 में 92वें संशोधन के जरिए बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। और इस तरह ये सूची आज 22 भाषाओं तक पहुंच गई है। क्या बात है। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ आकर उन 8 अनुसूचियों की कहानी खत्म होती है जो हमारे मूल संविधान का हिस्सा थीं। मतलब जब 1950 में संविधान बना तब कहानी यहीं तक थी। हाँ, वो ओरिजिनल ड्राफ्ट था। लेकिन इसके बाद की जो कहानी है, मतलब 9वीं से 12वीं अनुसूची का जो सफर है, वो तो मुझे किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगता। थ्रिलर फिल्म, ये बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आपने। सच में ये दौर बहुत उथल-पुथल वाला था। बिल्कुल, क्योंकि ये वो दौर था जब कागज पर लिखे संविधान और आजाद भारत की जमीनी हकीकत के बीच सीधा टकराव शुरू हुआ। और आजाद भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या क्या थी? जमीन का मालिकाना हक। एकदम सही। सदियों से हमारे यहाँ जमींदारी प्रथा चल रही थी। कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन थी और लाखों किसान भूमिहीन थे। तो सरकार ने क्या किया? आजादी के तुरंत बाद सरकार ने इस असमानता को दूर करने के लिए जमींदारी प्रथा खत्म करने और भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स लागू करने के कानून बनाए। उन्होंने कहा कि हम जमींदारों से अतिरिक्त जमीन लेकर गरीबों में बांटेंगे। ये तो बहुत अच्छा कदम था। फिर परेशानी क्या हुई? परेशानी ये हुई कि जमींदार अदालत पहुंच गए। उस समय संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, एक मौलिक अधिकार था। ओहो। जमींदारों का तर्क था कि सरकार का जमीन लेना उनके मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है और अदालतें भी कानून के हिसाब से चल रही थीं, तो उन्होंने सरकार के उन भूमि सुधार कानूनों पर रोक लगाना शुरू कर दिया। मतलब सरकार जो बदलाव लाना चाहती थी, कोर्ट उसे रोक रहा था। एक तरह का डेडलॉक हो गया। बिल्कुल डेडलॉक। सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बच रहा था। इसी गतिरोध को तोड़ने के लिए 1951 में, जरा सोचिए, संविधान लागू होने के महज 1 साल के भीतर पहला संविधान संशोधन लाया गया और यहीं से 9वीं अनुसूची का जन्म हुआ। लेकिन 9वीं अनुसूची के साथ जो प्रावधान जोड़ा गया था ना, अनुच्छेद 31B, वो तो बहुत ही चौंकाने वाला था। आप उस ब्लैक होल की बात कर रही हैं? हाँ, जो लोग सुन रहे हैं जरा ध्यान दें। इस अनुच्छेद के मुताबिक अगर सरकार कोई कानून बनाकर उसे 9वीं अनुसूची में डाल दें, तो उस कानून की न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। मतलब कोई भी कोर्ट उसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के नाम पर खारिज नहीं कर सकता। मेरा सवाल ये है, क्या ये एक लोकतांत्रिक देश में खतरनाक नहीं है? ये तो सरकार के हाथों में एक ऐसा ब्लैक होल सौंपने जैसा था, जहां वो किसी भी मनमाने कानून को डालकर उसे कोर्ट की नजरों से हमेशा के लिए गायब कर सकती है। आपका डर बिल्कुल जायज है और मैं आपको बता दूं, कई दशकों तक ऐसा हुआ भी। मतलब इसका गलत इस्तेमाल हुआ? देखिए, शुरुआत तो भूमि सुधार के नेक इरादे से हुई थी, लेकिन बाद में सरकारों को यह ब्लैक होल बहुत सुविधाजनक लगने लगा। उन्होंने आरक्षण से जुड़े कानून और कई अन्य विवादित कानून इस अनुसूची में डालने शुरू कर दिए ताकि कोई भी उन्हें कोर्ट में चुनौती न दे सके। ये तो सच में बहुत बड़ा लूप होल था। फिर इसे ठीक कैसे किया गया? फिर आता है भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे ऐतिहासिक मोड़। 24 अप्रैल 1973 को आया केशवानंद भारती केस का फैसला। ये नाम तो मैंने बहुत सुना है। इस फैसले ने ऐसा क्या तय किया था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार सिद्धांत दिया, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मूल ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, देखिए, संसद संविधान में कुछ भी बदल सकती है, आप कोई भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप इसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते। मूल ढांचे में क्या क्या आता है? जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, स्वतंत्र चुनाव और सबसे अहम, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। कोर्ट ने कहा कि आप कोर्ट से समीक्षा करने का अधिकार नहीं छीन सकते। तो इसका 9वीं अनुसूची पे क्या असर पड़ा? बहुत बड़ा असर पड़ा। सालों बाद इसी सिद्धांत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक व्यवस्था दी कि 24 अप्रैल 1973, जिस दिन केशवानंद भारती का फैसला आया था, के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून को पूरी तरह से छूट नहीं मिलेगी। अच्छा, मतलब ब्लैक होल बंद हो गया। बिल्कुल। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर वो कानून मौलिक अधिकारों या मूल ढांचे का हनन करता है, तो कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है और उसे रद्द भी कर सकता है। इस एक फैसले ने 9वीं अनुसूची के उस ब्लैक होल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। वाह, ये सच में न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति संतुलन, पावर बैलेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं है, सब एक दूसरे को चेक में रखते हैं। बिल्कुल, चेक एंड बैलेंस ही लोकतंत्र की असली ताकत है। तो चलिए अब एक और बड़े संकट की बात करते हैं, जिसने 10वीं अनुसूची को जन्म दिया। ये भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। ओहो, आप 1960 के दशक की बात कर रही हैं ना? हाँ, 1960 के दशक के अंत में भारतीय राजनीति में एक ऐसा दौर आया जिसे आयाराम गयाराम का दौर कहा जाता है। ये मुहावरा तो आज भी बहुत मशहूर है। बिल्कुल, और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि एक वाकया बहुत मशहूर हुआ था, जहां हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल। उन्होंने एक ही दिन में 3 बार अपनी पार्टी बदली थी। एक ही दिन में 3 बार? ये तो हद ही है। हाँ, उस समय सरकारें ताश के पत्तों की तरह गिर रही थीं, क्योंकि नेता मंत्री पद के लालच में या पैसे के लालच में रातों रात दल बदल लेते थे। आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में। देखिए, ये लोकतंत्र के लिए एक भद्दा मजाक बन गया था। हाँ, आप खुद सोचिए, जिस जनता ने किसी एक विचारधारा या एक पार्टी के नाम पर आपको वोट दिया, चुनाव जीतने के बाद आप उसी जनता को धोखा देकर अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ये तो वोटर्स के साथ सीधा सीधा धोखा था। तो इसे रोकने के लिए क्या किया गया? इस अस्थिरता को रोकने के लिए काफी सालों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए 10वीं अनुसूची लाई गई। और इसे ही हम दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। बिल्कुल सही। इस अनुसूची ने साफ कर दिया कि अगर आप चुनाव जीतने के बाद अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं या विधानसभा और लोकसभा में अपनी पार्टी के निर्देश, जिसे व्हिप कहते हैं, उसके खिलाफ वोट करते हैं, तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। आप विधायक या सांसद नहीं रहेंगे। ये तो बहुत कड़ा नियम था। मतलब आप अपनी पार्टी से बगावत नहीं कर सकते। हाँ, स्थिरता लाने के लिए ये जरूरी था। लेकिन इसके भीतर भी कुछ पेंच है ना? हमने तो हाल ही में कई राज्यों में देखा है कि सरकारें फिर भी गिरी हैं और नेता दूसरी पार्टी में गए हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस कानून में एक अपवाद, एक एक्सेप्शन रखा गया था। नियम यह है कि अगर पार्टी का 1-2 विधायक जाएं, तो वो दल बदल है। लेकिन अगर एक साथ पार्टी का एक बड़ा हिस्सा, मतलब 2/3 सदस्य टूट कर अलग हो जाए और किसी दूसरी पार्टी में मिल जाए, तो उसे दल बदल नहीं बल्कि विलय माना जाता है। अच्छा, तो मतलब अगर होलसेल में दल बदल हो तो वो माफ है, लेकिन रिटेल में हो तो सजा मिलेगी। हाँ, आप इसे ऐसे कह सकती हैं। इसी नियम का फायदा उठाकर आज भी कई बार राजनीतिक खेल होते हैं, जिस पर काफी विवाद होता रहता है। लेकिन कम से कम इस 10वीं अनुसूची ने रोज-रोज सरकारें गिरने के उस अराजक दौर को काफी हद तक रोक दिया है। अब अकेले किसी एक नेता के लिए पार्टी बदलना इतना आसान नहीं है। ये बात तो माननी पड़ेगी, स्थिरता तो आई। अब आगे बढ़ते हैं। 10वीं अनुसूची ने राजनीतिक स्थिरता ला दी, लेकिन हमारे सिस्टम में अभी भी एक बहुत बड़ी कमी बाकी थी। कौन सी कमी? हमारा लोकतंत्र बहुत ऊपर का था, मतलब टॉप हैवी था। टॉप हैवी? थोड़ा समझाएंगी? देखिए, सारी सत्ता, सारा पावर या तो दिल्ली के संसद भवन में था या फिर राज्यों की राजधानियों तक सीमित था। गांव के किसान या शहर के आम नागरिक के हाथ में अपने मोहल्ले या अपनी सड़क का फैसला करने की कोई सीधी ताकत थी ही नहीं। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या थी, क्योंकि असली भारत तो गांवों और छोटे कस्बों में बसता है। बिल्कुल। और इसी कमी को दूर करने के लिए 1992 में 2 बहुत ही ऐतिहासिक संशोधन हुए, जिनसे हमारी आखिरी 2 अनुसूचियां 11वीं और 12वीं अनुसूची जुड़ी।
हाँ, ये दोनों अनुसूचियां सत्ता के सीधे विकेंद्रीकरण मतलब पावर टू द पीपल की कहानी है। तो 11वीं अनुसूची में क्या हुआ? 73वें संशोधन के जरिए 11वीं अनुसूची आई। इसने हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज सिस्टम को पूरे देश में संवैधानिक दर्जा दिया। मतलब अब पंचायतें सिर्फ नाम की नहीं रहीं, उनके पास संविधान की ताकत आ गई। बिल्कुल। इस अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल किए गए, जैसे खेती, ग्रामीण सड़कें, पीने का पानी और ग्रामीण विकास। ये वो विषय हैं जिन पर दिल्ली का बाबू नहीं बल्कि गांव की पंचायत खुद फैसले ले सकती है। और 12वीं अनुसूची, वो भी इसी से जुड़ी है। हाँ, वो शहरों के लिए है। 74वें संशोधन के जरिए 12वीं अनुसूची आई, जो शहरों और कस्बों में नगर पालिकाओं से जुड़ी है। इसमें 18 विषय शामिल हैं, जैसे शहरी नियोजन, जन स्वास्थ्य और कचरा प्रबंधन। इन दोनों अनुसूचियों का जमीन पर सबसे बड़ा असर क्या हुआ? सबसे बड़ा असर ये हुआ कि लाखों स्थानीय लोग, जिनमें महिलाओं, दलितों और हाशिए के समुदायों की एक बहुत बड़ी संख्या शामिल है, वो सीधे तौर पर सत्ता और प्रशासन का हिस्सा बन गए। क्योंकि इनमें उनके लिए आरक्षण भी था। बिल्कुल। इसने लोकतंत्र को राजधानियों के बड़े बड़े महलों से निकालकर गांवों के पंचायतों के चबूतरे और नगर पालिकाओं के दफ्तर तक पहुंचा दिया। ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा कदम था। सच में ये बहुत ही प्रेरक सफर रहा है। तो जो लोग हमारे साथ इस गहरी छानबीन में जुड़े हुए हैं, अगर हम इस पूरी यात्रा को एक धागे में पिरोएं, तो हमने आज क्या देखा? हमने एक बहुत ही लंबा और रोमांचक सफर तय किया है। बिल्कुल। हमने देखा कि पहली 4 अनुसूचियां एक नए राष्ट्र के बुनियादी नियम तय करती हैं। उसका भूगोल, उसके बड़े अधिकारियों की सैलरी और शपथ, और राज्यसभा में सीटों का संतुलन। फिर 5वीं और 6ठी अनुसूची ये मानती है कि सब कुछ एक ही डंडे से नहीं हाँका जा सकता, और वो आदिवासी इलाकों को स्वायत्तता देती है, उनकी संस्कृति बचाती है। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों की रस्साकशी को संभालती है। और 8वीं अनुसूची भाषाओं के जरिए देश की सांस्कृतिक पहचान और विविधता को आकार देती है। बिल्कुल। और इसके बाद जो 4 अनुसूचियां जुड़ी, वो तो हमें ये दिखाती हैं कि भारत का संविधान केवल एक बार लिखी गई कोई मृत किताब नहीं है। ये एक जीवंत दस्तावेज है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। एकदम सही। जब जमींदारी से लड़ना पड़ा तो 9वीं अनुसूची आई। जब राजनीतिक दलबदल ने लोकतंत्र को कमजोर किया तो 10वीं अनुसूची आई। और जब सत्ता को आम जनता तक पहुंचाने की जरूरत महसूस हुई तो 11वीं और 12वीं अनुसूची ने जन्म लिया। ये इस बात का सबूत है कि जब भी देश को किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ा है, हमारे संविधान ने खुद को नया आकार दिया है, खुद को अपडेट किया है। और मुझे लगता है कि ये सफर यहीं रुकने वाला नहीं है।